इस मूवी के शुरुआत में हमें एक वोल्थर नाम के आदमी को दिखाया जाता है जिसके घर को किसी भूत पिशाच ने कई महीनों से होल्ड करा हुआ है। ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। शुरू में ये चीजें बस फर्नीचर के हिलने और लाइट ऑन ऑफ होने तक ही सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि घर के अंदर कोई ना कोई है, स्पेशली उसके बेड के नीचे। वो कई हफ्तों से ठीक से सो भी नहीं पाया था, जिसके चलते उसने कई सारे डॉक्टर से बात भी कर ली थी। उसको लगता है कि वो पागल हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। देन वो एक फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और डॉक्टर एल्ब्रे के असिस्टेंट को अपनी बात बताने की कोशिश करता है, बट असिस्टेंट का यह कहना था कि डॉक्टर बिना किसी सबूत के कोई भी केस को इन्वेस्टिगेट नहीं करते। इसके बाद वोल्थर का नेबर ओवान उससे ये शिकायत करता है कि उसकी वजह से वॉल में क्रैक आ गया है। वो उससे पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्या काम करता है कि जिस कारण उसकी वॉल के अंदर क्रैक आ गया है। तो वोल्थर का ये कहना था कि वो घर में कुछ रिपेयरिंग का काम कर रहा था, जिस कारण से ऐसा हुआ होगा। फिर वो वोल्थर को बोलता है कि उसको ये काम जल्द से जल्द रोकना होगा। अब वोल्थर उसकी बातों को ना सुनते हुए सिर्फ अपने में ही खोया हुआ था। अब सबूत की बात को सोचते हुए वोल्थर अपने घर में ही एक कैम रिकॉर्डर लगा देता है। इसके बाद जब वो उस कैम रिकॉर्डर को चेक करता है तो बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि उसको एक एंटिटी नजर आती है जो उसके घर को अस्त व्यस्त कर देती है। ये एंटिटी उसकी बेड के नीचे से आया करती थी और क्लोजेट की तरफ चला जाया करती थी। कैमरा में यह देखने के बाद बस उस सीन को ही देखता रह जाता है। वो गन का इस्तेमाल करने ही वाला होता है, अचानक पीछे से एक क्रिएचर आकर वोल्थर को पकड़ लेता है और हम उसकी चीखों को ही सुनते रह जाते हैं। अब अगली सुबह आस पड़ोस में रहने वाले एलिशिया का बेटा निन्नू फुटबॉल खेलते खेलते सीधा वोल्थर के घर के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसे प्यास लगने पर वो पास वाले नल में पानी पीने लगता है। तभी हम घर के अंदर से वोल्थर की आवाज को सुनते हैं, जो कहता है कि उसके घर से जितना दूर हो सके वो चला जाए, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वो बच्चा पीछे जाता रहता है। तभी एक बस आकर उसको टक्कर मार देती है, जिस कारण उसकी ऑन द स्पॉट ही मौत हो जाती है। इसके बाद हम ओवान और उसकी वाइफ केलरा को देखते हैं, जो एलिशिया को संभाल रहे थे। उसी रात केलरा को अपने किचन के सिंक से अजीब अजीब सी आवाज आने लगती है। वो ओवान को बताती है कि ये आवाज उससे कह रही है कि वो उसको जान से मार देगी। ओवान इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो सोने चला जाता है। आधी रात को केलरा उठकर वॉशरूम जाती है। तभी अचानक से ओवान को बेंगिंग की नॉइस आने लगती है। फिर वो वोल्थर के घर जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी आंसर नहीं करता। वोल्थर के घर के बाहर एक डोर फोन लगा हुआ था, पर उस पर भी कोई आंसर नहीं करता और ना ही कोई बोलता है। वो परेशान होकर अपने घर वापस चला आता है, जहाँ उसको एहसास होता है कि ये आवाज वोल्थर के घर से नहीं बल्कि उसके ही घर के वॉशरूम से आ रही है। जो वो वॉशरूम को चेक करता है तो वहाँ उसकी बीवी मर चुकी थी और कोई अनसीन फोर्स उसको इधर से उधर पटक रही थी। ओवान उसे नीचे उतारने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती। बस वो इस खौफनाक मंजर को देखते ही रह जाता है। अब सब लोग केलरा का मौत का जिम्मेदार उसी को मानते हैं, क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट केलरा के फेस और बॉडी पर थे। उसने सबको बताया, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। अब फिनरल के 4 दिन बाद एलेशिया को किचन के अंदर सिंक से आवाज आ रही थी, जो वही आवाज थी जो केलरा ने सुनी थी। अब एक पुलिस ऑफिसर पेट्रोलिंग के दौरान कुछ ऑफिसर एलेशिया के घर का डोर खुला हुआ देखते हैं और कुछ फुटप्रिंट्स घर के अंदर जा रहे थे और घर के ऊपर भी वो अंदर जाते हैं और निन्नू की बॉडी को टेबल के पास बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर उसकी माँ ने उसको मिल्क और बिस्कुट सर्व किए हुए थे। अब ये ऑफिसर अपने बॉस फुनिस को बताते हैं, जो एलेशिया का एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका था। ये सब देख फुनिस जानो को फोन लगाता है, जो एक फोरेंसिक एक्सपर्ट और एक बुक राइटर था। जानो आता है और लड़के को देखता है, जो पूरी तरह डिकम्पोज हो रखा था और उससे काफी गंदी स्मेल भी आ रही थी। जहाँ निन्नू की उंगली को देखते हुए जानो ये कहता है कि शायद इसने ग्रेवयार्ड की मिट्टी को काफी दिनों तक सोचा होगा ऊपर सतह तक आने के लिए। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी लाइट बंद करते ही निन्नू अपना हाथ हिला देता है, जिस कारण वहाँ पर रखा दूध का गिलास गिर जाता है। क्या उसका हाथ पहले से ही ऐसा था या उसने रिसेंटली मूव किया है? अब एलेशिया को नींद का इंजेक्शन दे दिया जाता है, क्योंकि वो शॉक्ड थी और साथ ही साथ खुश थी कि उसका बच्चा वापस आ गया है। अब आनो वोल्थर के घर के आगे डॉक्टर एल्ब्रा को कुछ फोटोज लेते हुए देखते हैं और जाकर बातचीत करता है कि उसने उनके पैरानॉर्मल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया हुआ है, जिसे सुनकर डॉक्टर एल्ब्रेक्स ये पूछती है कि वो वोल्थर को जानता है। दरअसल उसको वोल्थर के बारे में कुछ पता नहीं था। वो बताती है कि डोर फोन पर कोई भी आंसर नहीं करता। खैर वो उनको अपने साथ निन्नू की डेड बॉडी दिखाने ले जाता है, जिस दौरान वो उसको वोल्थर द्वारा ली गई वीडियो की फोटो दिखाती है, जो उसने उन क्रिएचर के काबू में आने से पहले भेजी होगी। उन फोटो के अंदर एक
क्रिएचर हमको साफ साफ नजर आता है, जिस पर डॉक्टर आनो एल्ब्रेक्ट का ये बताना था कि वो फोनिस के लिए 15 साल काम कर चुका है, लेकिन उसने ऐसे ऐसे केस देखे हैं जिसके चलते उसने डेड व्यक्ति को बात करते हुए और हिलते हुए देखा सुना है। उसी के बाद उसने ये काम छोड़ दिया और एक किताब लिखी थी। फॉर्चुनेटली एल्ब्रेक्ट ने उस किताब को पढ़ा हुआ था और वो आनो को पहचान जाती है। तभी वहाँ पेट्रिशियो नाम का एक बच्चा आता है जो दीवार कूदकर एलिशिया के घर कुछ चीजें कलेक्ट करने जाता है। ये पेट्रिशियो कोई और नहीं बल्कि निन्नू का ही दोस्त था। वो निन्नू को बैठा हुआ देखकर उससे बात करने की कोशिश करता है। तभी हम देख पाते हैं कि निन्नू अचानक से ही अपना फेस मूव करने लगता है। ये देख पेट्रिशियो अपना बैग वहीं पर छोड़कर भाग जाता है, जिसे सुनकर आनो और एल्ब्रेक्ट वहाँ पर आते हैं जहाँ निन्नू के पैर गीले हो रखे थे। आनो को यहाँ उस बच्चे की नोटबुक मिलती है, जिससे वो ये समझ जाते हैं कि उसने ये सब कुछ देख लिया है और इस बात को वो सबको ना बता दे तो वो दोनों मिलकर निन्नू को फ्रिज में रख देते हैं, जिसको पेट्रिशियो अपने फोन से शूट कर लेता है ताकि उसकी बात पर यकीन करे। वहीं वो ये सोच रहे थे कि उस बच्चे की बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा, लेकिन वो बच्चा काफी ज्यादा शातिर था। फिर फोनिस वहाँ पर आता है और फ्रीजर को चेक करता है, जिसके अंदर से निन्नू की रोने की आवाज आ रही थी। अचानक से निन्नू फ्रीजर से बाहर आने की कोशिश करने लगता है, जिससे फोनिस फ्रिंक आउट हो जाता है। उसको काफी ज्यादा हेल्थ इश्यूज भी थे और वो सुनने के लिए ईयरिंग मशीन का यूज किया करता था। आनो उसको ये सजेस्ट करता है कि निन्नू को वापस सीमेंट्री के अंदर भरी करना होगा और उसके ऊपर से एक सीमेंट्री स्लैब भी लगाना होगा ताकि वो वापस ना आ जाए। यहाँ डॉक्टर आनो और डॉक्टर एल्ब्रेक्ट को पैरानॉर्मल होने का अंदाजा हो गया था, जिसके चलते उनको रोशनतोक ज्वाइन करता है, जो कि डॉक्टर एल्ब्रेक्ट का कलीग था। ये तीनों इन चीजों की गहराई को जानने के लिए ये सीधा ओवान के हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ वो ओवान को बताता है कि उन्होंने 1988 में ऐसा एक सिमिलर केस देखा था और ओवान कहता है कि उसने अपनी बीबी को नहीं मारा। उसको कुछ फोटोज भी दिखाया जाता है जिसको वो थोड़ा थोड़ा याद आता है। अब ओवान के घर को इन्वेस्टिगेट करने की परमिशन मांगते हैं और ओवान डॉक्यूमेंट पर साइन कर देते हैं। अब ये तीनों घरों में जाकर पैरानॉर्मल को रिकॉर्ड करने वाले थे, जो घर थे वोल्थर, ओवान और एलिशिया के। अब वोल्थर के घर में फुनीस और रोशन जाते हैं, जहाँ वो नॉइस कैप्चर डिवाइस और कैमरा को सेटअप करते हैं। अब उसके वॉशरूम में जाकर इंफ्रारेड लाइट का यूज करते हैं, जहाँ उसको कई सारे स्ट्रेस सिंबल मिलते हैं, जिससे वो एक दूसरे को बता रहे थे कि घर के अंदर क्या हो रहा है। ये देख फोनिस डर रहा था, जिस पर रोशन तो कहता है कि डर कंटेज नहीं होता है और उसकी जैसी हालत है तो उसको यहाँ से चला जाना चाहिए। जब रोशन तो किचन में जाता है तो वहाँ नाइफ और फॉक्स कवर्ड के ऊपर उल्टे लटके हुए थे। तभी रोशन तो उसे छूता है तो एक नाइफ उसके हाथ में लग जाता है। हम देख पाते हैं कि कोई एंटिटी कवर्ड के अंदर है और खून चूस रही है। रोशन तो उस चीज को इस तरह एक्सप्लेन करता है कि ये एक तरह का स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है जो कि चीजों को हवा में लेमिनेट करता है और दीवारों पर खिसका रहा था। अब हमको केल्ड्रा की मौत का कारण समझ में आ गया कि ये एंटिटी का काम है। जब उस वक्त वो हवा में थी तब वो एक अलग ही डायमेंशन में फंसी हुई थी। फुनीस इससे काफी ज्यादा डर जाता है और सीधा आनो को कॉल लगा देता है, जो एलिशिया के घर के अंदर था। यहाँ पर आनो फुनीस को बताता है कि एक एंटिटी जो कभी तो दिख रही है और कभी तो नहीं। तभी वो एंटिटी उसके सामने आ जाती है और हम कॉल पर एक स्ट्रगल को देख पाते हैं कि आनो के साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है। वहीं डॉक्टर एल्ब्रेक्ट ओवान के घर में थी, जो मैग्नेटिक फील्ड के शिफ्ट होने पर स्टडी कर रही थी। तभी वो किचन सिंक से कुछ आवाज सुनती है और जब वो जाती है तो वहाँ एक वॉल पर क्रैक आ रहा था। वो उस वॉल क्रैक के पास जाती है ताकि वो देख सके आखिर ये है क्या। वहीं दूसरी तरफ एलिशिया के घर फोनिस आनो को देखने के लिए जाने ही वाला था। तभी रोशन तो फोनिस को बताता है कि उसने ढूंढ लिया। वो पागलों की तरह बताने लगता है कि यहाँ लाइट और डार्क डायमेंशन ये दोनों एक साथ एडजस्ट करते हैं। फिर वो फोनिस को एक जगह दो तरीकों से दिखाता है, जहाँ एक जगह तो कुछ नहीं होता। तभी वो पीछे की तरफ देखता है तो उसे बहुत सारे क्रिएचर्स दिखाई देते हैं। फोनिस ये देखते ही डर जाता है और वो आनो को देखने जाता है। अब रोशन तो डॉक्टर एल्ब्रेक्ट को ये बताता है कि वो इस चीज को कई सालों से ढूंढ रहे थे। ये उनको मिल तो गया है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। वहीं फुनीस को आनो की आवाज एक गिलास फील्ड के कैबिनेट से आती है। फिर वो उसको तोड़ कर देखता है तो वहाँ फंसा हुआ आनो था, जो किसी और डायमेंशन में था और वो चिल्ला रहा था। उसकी आंखों के अंदर कान चला गया था। फिर फुनीस भागकर ओवान के घर आता है, जहाँ वो डॉक्टर एल्ब्रेक्ट को ये सब बताने की कोशिश करता है। वहीं डॉक्टर उस क्रैक बॉल में से किसी को देख रही थी, जिसकी आंख हरी थी। वो कोई और नहीं बल्कि गायब हुआ वोल्थर था। फिर डॉक्टर एल्ब्रेक्ट फुनीस को ये बताती है कि वो अपने हाथ को साफ कर ले, क्योंकि ये क्रिएचर खून से अट्रैक्ट होते हैं और बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनते हैं। दोस्तों, अब यहाँ
यहाँ खुलते असली राज। अब डॉक्टर एल्ब्रेक्ट फुनीस को एक थ्योरी बताती है कि रोसनतोक जिन डायमेंशन की बात कर रहे थे जिनके अंदर उनके टाइम और फिजिक्स है, लेकिन एक डायमेंशन गलती से हमारे डायमेंशन में जुड़ गया। उसका ये कहना था कि इन क्रिएचर का कांटेक्ट पानी से है, यानी पानी और ट्यूब। ये क्रिएचर पानी के अंदर ट्रेवल कर सकते हैं और ह्यूमन के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पानी होता है, तो वो इंसानों के अंदर भी आ जा सकते हैं। अब हमको समझ में आया कि वोल्थर निन्यू को पानी पीने से मना क्यों कर रहा था। इन सभी के साथ ये पानी पीने के बाद ही हुआ होगा। और किचन के सिंक से नॉइस का आना, साथ ही निन्यू के डेड बॉडी इसलिए मूव कर रही थी क्योंकि उसने वोल्थर के घर का पानी पी लिया था। ये एक्सप्लेन करते वक्त अचानक से क्रैक वॉल के अंदर से एक हाथ आता है जो कि डॉक्टर एल्ब्रेक्ट की गर्दन को तोड़ देता है। फूरिस ये सब देखते ही बेहोश हो जाता है, जिस दौरान हम एक क्रिएचर को देख पाते हैं उसके पास आता हुआ जिसकी आंख ग्रीन थी। उसी वक्त वोल्थर के घर सेम क्रिएचर आता है जो रोसनतोक को काबू में कर लेता है। वहीं धीरे धीरे फुनीस को होश आता है। तभी वहाँ एलिस आ जाती है जिसको वो हॉस्पिटल ले जाने को बोलता है, जिस पर वो उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि उसने उसके बच्चे को वापस क्यों नहीं बरी किया। फिर वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी हम कार के बैक साइड में निन्यू को देख पाते हैं जिसको उसकी माँ ने वापस निकाल लिया था। फुनीस ये देख बहुत ज्यादा डर जाता है और अपनी कार में बैठ जाता है। तभी डॉक्टर एल्ब्रेक्ट उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता है जिसकी गर्दन मुड़ी हुई थी। वो बोलती अभी भी टाइम है और वो क्रिएचर उसको टॉर्चर कर रहे हैं। फुनीस कार ड्राइव कर वहाँ से भाग जाता है। फुनीस एक जगह पर रुकता है और सिगरेट पीता है। फिर फुनीस गुस्से में वापस जाता है। इस बार वो एक गैसोलीन लेकर ओलिया के घर को जलाने गया था। जब वो अंदर जाता है तो ओलिसिया ने सुसाइड कर लिया था। फिर वो गैसोलीन पूरे घर में डाल देता है। जब वो जलाने के लिए माचिस जलाता है तो तभी वहाँ पर प्रेजस आनो आ जाता है जो माचिस को बुझा देता है। फिर फिनिश गुस्से में अपनी गन से फायर कर देता है जिस कारण ओलिसिया के घर आग लग जाती है जो कि आस पड़ोस के घरों को जला देती है। अब कुछ टाइम बाद उसी साइकेट्रिक हॉस्पिटल के अंदर 3 नए पुलिस वाले को देखते हैं जिसमें एक ने फुनीस को घर जलाते हुए देखा था। वो ओवान से पूछता है कि क्या ये तीनों लोग उसके पास में आए थे। वो हाँ कर देता है कि उसको बाहर निकालने आए थे जिसके लिए वो एविडेंस लेने गए हैं। तभी हमें पता चलता है कि सब के सब गायब हो गए हैं और कोई भी नहीं मिला। ओवान तभी एक बात बोलता है कि उसके पीछे बैठा हुआ व्यक्ति कौन है जिसका चेहरा थोड़ा सा जला हुआ है और वो बताता है कि वो रोसनतोक की तरह दिख रहा है। तभी वो पुलिस वाले पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनको तो वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। अचानक एक चेयर अपने आप मूव करती है जिसको कोई उठाकर सीधा उनकी तरफ फेंक देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।